नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अधिक उपज के लिए करें गन्ना की उन्नत बुवाई। मसूर की फसल में जरूरी कार्य। गन्ना एक प्रमुख नकदी फसल है। अगर किसान गन्ने की खेती आधुनिक तरीके से करें तो निश्चित ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन अधिक पैदावार तभी मिलेगी जब इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके उन्नत तकनीक से बुवाई करेंगे। तो चलिए जानते हैं गन्ना की वैज्ञानिक विधि से बुवाई के बारे में डॉक्टर हरेंद्र सिंह से। किसान भाइयों, हमारे देश में तथा हमारे राज्य में गन्ने की जो खेती की जाती है, जो दो तरीके से गन्ने की खेती की जाती है। एक ऑटम प्लांटिंग होती है, शरद रोप होता है, दूसरा बसंतकालीन रोप होता है। तो अब ऑटम प्लांटिंग तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन बसंत रोप की शुरुआत जो है जनवरी माह से आदमी करते हैं, इसके अंत से शुरू कर देते हैं और मार्च तक इसकी करीब करीब इसकी रोपाई की जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमारी खेत की तैयारी नहीं होगी, बीज का चुनाव अच्छा नहीं होगा, उसे उपचार अच्छा नहीं करेंगे तो हमारी उपज अच्छी नहीं मिलेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि गहरी जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें, कुछ दिन छोड़ दें ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं वो नष्ट हो जाएं और हमारी जो फसल लगाई जाए ईख की वो अच्छी उपज दे। उसके बाद जो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करने के बाद उसमें 2 क्रॉस जो है डिस हैरो चलाएं। फिर उसके बाद जो है हम रोटावेटर के द्वारा खेत को तैयार करें और हेंगा तथा पाटा दे करके निश्चित रूप से उसमें दें ताकि नमी बनी रहे। यह भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम खेत की तैयारी करें उसमें 200 कुंटल कंपोस्ट या गोबर की खाद या 100 कुंटल वर्मी कंपोस्ट दे करके तैयार करें ताकि हमारी उपज अच्छी हो। बुवाई के समय गन्ने की खेती में नाइट्रोजन 180 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम, पोटाश 20 से 40, जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। अतः बुवाई के समय नाइट्रोजन का 1/3 भाग फास्फोरस एवं पोटाश व जिंक की पूरी मात्रा खेत तैयारी के समय ही प्रयोग करें। इसके लिए जब बीज हम लेंगे तो होगा कि बीज का चुनाव भी अच्छा होना चाहिए, उसके प्रभेद अच्छी होनी चाहिए, अनुशंसित प्रभेद होनी चाहिए, जिससे कि हमारी उपज अच्छी हो। जिसमें हम CO0 238, CO0 118, COLK 94 184, COP 9301, BO 153, COP 2061 इन प्रभेदों का आप चुनाव करें तो निश्चित रूप से हम अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। उन्नत बीज का चुनाव। फसल की उपज बढ़ाने में स्वस्थ बीजों की बुवाई का विशेष महत्व है। उन्नतशील प्रजाति के होते हुए भी यदि बीज की स्वस्थता पर ध्यान नहीं रखा गया तो उस जाति की उपज क्षमता होने के बावजूद भी अच्छी उपज नहीं मिल सकती। बुवाई हेतु गन्ने के बीजों की आयु 10 से 12 माह ही होना चाहिए। सिराउर विधि में करीब 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है तथा जोड़ी पक्ति विधि में जो दोनों किनारों पर बिछाते हैं उसमें करीब 1.5 गुना 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है तथा ट्रेंच विधि में करीब 50 से 60 कुंटल उसमें भी बीज की आवश्यकता होती है। जरूरी है कि अगर बीज को हम उपचारित नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बीज जो है नष्ट हो जाएगा। उसके लिए बेबिस्टिन 0.1% 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से मिला करके उसमें जो है हम 3 आंख के टुकड़े या 2 आंख के टुकड़े, जो भी टुकड़े हम काटें 1 आंख के टुकड़े, उसको जो है 15 से 20 मिनट या आधा घंटा के करीब करीब उसमें 2 या 3 टब ले लें और उसमें रख करके हम उसको जो उपचारित करने के बाद ही हम जो है गन्ने की रुपाई करें। गन्ने की रुपाई के लिए मुख्यतः 3-4 विधियां हैं। किसान भाई उसमें सिराउर विधि, ट्रेंच विधि, नाली विधि जिसे बोलते हैं, जोड़ी पक्ति विधि, पिट विधि, ये सब विधि, रिंग विधि जिसे कहते हैं, जो अपना करके किसान भाई अच्छी उपज ले सकते हैं। जिसमें सिराउर विधि सबसे आसान किसान भाइयों के लिए लगती है, उससे उपज लेते हैं और निश्चित रूप से अच्छी उपज प्राप्त होती है। जिसमें 90 सेंटीमीटर के दूरी पर सिराउर खोलते हैं। खोलने के बाद उसमें हम ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
किसान भाइयों, दलहनी फसलों में मसूर का एक विशेष स्थान है, जिसकी खेती बहुत से किसान भाइयों ने की होगी, जो कि इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है। तो आप फसल के उचित विकास के लिए इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें जिससे कि आपको मसूर का अधिक उत्पादन मिले, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ PN त्रिपाठी। जैसा कि मौसम आप देख रहे हैं, बादल युक्त पूरा मौसम है और करीब 3-4 दिन से मौसम में इस तरह का परिवर्तन, माने ठंडक, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, जिसको टेम्परेचर में गिरावट लगातार है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ये आवश्यक है कि जो फसल विशेष रूप से दलहनी में, जैसे यदि हम मसूर की बात करें तो मसूर की फसल की सुरक्षा इस स्थिति में करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अभी यदि समय से जो किसान भाई मसूर की फसल बो लिए हैं तो उनकी फसल लगभग वानस्पतिक वृद्धि भी हो रही है और साथ ही साथ कहीं न कहीं कुछ फूल आने की भी अवस्था है। तो इस स्थिति में यदि हमने अपनी फसल को नहीं बचाया तो हमें नुकसान, हमारे किसान भाइयों को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ सकता है। किसान भाइयों, मसूर की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए सिंचाई करते हुए पाले के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। तो नुकसान कम से कम हो या कि ना हो, ऐसी स्थिति के लिए जरूरी है सबसे पहले यदि आपके पास में सिंचाई का साधन उपलब्ध है। यदि मान लीजिए जिस क्षेत्र में मान लीजिए बारिश नहीं है और आपने अपनी मसूर की फसल लगाई हुई है, पानी की उपलब्धता है आपके पास में, तो ऐसी स्थिति में हल्की वानस्पतिक वृद्धि की स्थिति में यदि फूल में है फसल तो हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है, और यदि फूल में नहीं है, अभी वानस्पतिक वृद्धि हो रही है, तो आप उसमें हल्की सिंचाई आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक तो वानस्पतिक वृद्धि आपकी पर्याप्त होगी, उसमें शाखाएं पर्याप्त निकलेंगी, नमी की स्थिति बन जाएगी। तो जो यदि तापमान में और गिरावट होती है और पाला की यदि कैसी संभावना बनती है तो इस स्थिति में पाला से नुकसान फसल को नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, जब ऐसे हमें संभावना लगे कि पाला पड़ने की स्थिति है, उसमें एक ये सबसे बड़ी बात रहती है कि दिन में आप देखेंगे कि दोपहर के बाद में हवा एकदम शांत हो जाती है और तापमान में लगातार गिरावट होती रहती है। तो उससे समझ में आता है कि इस आज रात को सुबह पहर में पाला पड़ने की संभावना पूर्ण रूपेण है। ऐसी स्थिति में हमें जरूरी है मेढ़ों में कूड़ा कचरा इकट्ठा करके और उसमें आग लगाएं। आग इस तरह का कि जल के राख ना हो जाए, वो माने धुआं काफ़ी उसका निकले और धुआं जिससे कि वो पूरे खेत में चारों तरफ छा जाएगा और जो तापमान है वो तापमान में गिरावट को वो रोकेगा। दूसरी चीज़, किसान भाइयों को ऐसा लगता है कि कहीं ये सब चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो थायो यूरिया एक आता है, तो थायो यूरिया का आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव त्वरित कर दें। और फिर ऐसा लगता है कि अभी और संभावना है, ऐसे तापमान में गिरावट इसी तरह से बनी रहे, तो आप चाहो तो 4-5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद फिर एक बार इसी तरह का स्प्रे आप कर सकते हो। तो ये मसूर की फसल में आप इस तरह से करके अपनी फसल को पाला और ये अति ठंडी के प्रभाव से आप बचा सकते। किसान भाइयों, मसूर की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल में निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहें, जिससे फसल की बढ़वार तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ मसूर की फसल से अधिक उत्पादन भी मिलेगा। दूसरी चीज, उसमें और चीज संभावना आती है, जैसे अभी तो मौसम में गिरावट है, बादल भी अभी इस समय देखे जा रहे हैं। इसके बाद जैसे मौसम खुलता है तो उस स्थिति में कभी कभी माहू का भी समस्या आती है, विशेष रूप से आपके इस मसूर की फसल में। जो ये रस चूसक कीड़ा है, ये माहू काला काला रंग का रहता है, चिपट के पत्तियों में और कोमल भागों में चिपट करके रस चूसने का कार्य करता है और नुकसान पहुंचाता है। तो माहू को नियंत्रण करने के लिए सबसे आसान है कि इमिडाक्लोपिड 17.8 SL दवाई आती है, घोल उसका बना करके और छिड़काव आप करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और वो उससे आप माहू से अपनी फसल को बचा सकते हैं। मसूर में कभी कभी
उकठा की बीमारी देखने की जरूर मिलती है। जहां हम लगातार दलहनी खेती करते आ रहे हैं और यदि हमने बीज उपचार नहीं किया है तो कहीं न कहीं उकठा की संभावना रहती है। किसान भाइयों, खड़ी फसल में उकठा रोग का प्रकोप दिखाई देने पर रोग ग्रसित पौधों को सावधानी पूर्वक उखाड़कर नष्ट करें। उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। बीज को बुआई से पहले 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। इसके अलावा उचित फसल चक्र अपनाएं। तो ऐसी स्थिति में अब तो खड़ी फसल है, तो खड़ी फसल में यदि उकठा की कहीं आपको देखते हैं पौधे सूखते समझ में आ रहे हैं और ज्यादा यदि हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कार्बेंडाजिम जो बाविस्टीन के नाम पर ऐसा मिलती है, तो उस कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आप इसका स्प्रे के साथ साथ में ड्रेंचिंग करना। जहाँ क्योंकि ये उकठा पूरे खेत में एक तरह का नहीं आता, ये पैचेज में दिखता है, कहीं थोड़ा यहाँ दिखेगा थोड़ा यहाँ दिखेगा, तो वो पैचेज को घेरा बना करके आप अच्छे से ड्रेंच करके और आप उसको फसल को माने इस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, वो बीमारी वहीं की वहीं रुक जाएगी। इस तरह से मसूर की अच्छी फसल लेने के लिए यदि आप छोटी छोटी समसामयिकी अपनी ये क्रियाएं कर लेते हैं तो निश्चित है आपको बेहतर उत्पादन आपको मसूर से प्राप्त होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए हनुमानगढ़ जिले के क्षेत्र में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि 16 जनवरी के बाद साफ एवं शुष्क मौसम रहने की संभावना है। इस दौरान रात और दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है तथा ठंड से राहत और कहीं कहीं मध्यम से घने कोहरे रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 19 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। इस दौरान हवा की गति 2 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। कोरोना वायरस के गंभीर खतरे को देखते हुए किसान भाई सरकार द्वारा निर्देशित नियमों का पालन करें। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर अवश्य रखें। हाथों को बार बार साबुन से धोएं। मास्क का उपयोग करें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे उचित दूरी बनाए रखें। विटामिन सी से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए नियमित सेवन करें। कोरोना वायरस से बच्चे या बुजुर्ग ही प्रभावित होते हैं, युवा नहीं, ऐसी अफवाहों से बचें। फसल पर पाले के प्रभाव से बचाव के लिए किसान दोपहर के समय जब पत्तियां सूखी हों तब 1 मिलीलीटर गंधक का तेजाब या डाइमेथाइल सल्फो ऑक्साइड प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा 100 से 125 लीटर घोल का छिड़काव करें। खेत की उत्तरी पश्चिमी मेड़ पर कूड़ा करकट जलाएं ताकि धुआं हो सके। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो फव्वारा विधि द्वारा हल्की सिंचाई करें। गेहूं की फसल में इस समय पीली रोली रोग हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या टूबिकोनाजोल 25.9 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों में बुआई के लगभग 80 से 85 दिन बाद 1.75 ग्राम इंडोल एसिटिक एसिड को 100 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। इससे पैदावार में वृद्धि होती है। जौ में रोली रोग से पत्ती का रंग पीला पड़ जाता है, अतः इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते ही गंधक पाउडर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सुबह या शाम के समय भुरकें। यह भुरकाव 15 दिन बाद दोबारा से करें। चने की फसल में फलीछेदक कीट की निगरानी हेतु फेरोमोन ट्रैप 3 से 4 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। खेतों में टी आकार की खूंटियां लगाएं ताकि पक्षी कीटों को खा सकें। चने की फसल में उकटा रोग दिखाई देने पर
रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। तारामीरा की फसल में यदि सफेद रोली रोग का प्रकोप हो रहा हो तो मेटालाक्सेल 0.2% का घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद पेड़ों में मृत, रोगग्रस्त एवं सूखी शाखाओं की कटाई छटाई करें तथा काटी गई शाखाओं पर बोडो मिश्रण का पेस्ट अवश्य लगाएं तथा इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। सिट्रस कैंकर को नियंत्रित करने के लिए पत्ती शाखाओं जैसे संक्रमित पौधों के हिस्सों को काटकर जला दें अथवा नष्ट कर दें। काट-छांट हुए पेड़ों को तुरंत बोडो मिश्रण 2:2:250 के साथ छिड़काव किया जाना चाहिए। बोडो पेस्ट को कटे हुए सतहों पर अवश्य लगाएं। 15 जनवरी से 15 फरवरी किन्नों के फलों की तुड़ाई का सबसे अच्छा समय होता है। युवा बछड़ों को शुष्क बिस्तर और कपड़े प्रदान करके ठंड के मौसम से बचाएं और गनी बैग के पर्दों से सर्द हवाओं को रोकें। नियमित रूप से पशुओं को खनिज मिश्रण खिलाएं तथा ताजा पानी पीने को दें। साथ ही हरा चारा प्रदान करें। मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण। मुर्गियों के सिर, आँख के नीचे, पलक व गले में सूजन आ जाती है। सिर पर कलगी, गल चर्म में सूजन व बैंगनी रंग का हो जाता है। नाक व आँख से पानी आना, छींकना व खांसना, नरम अंडा उत्पादन होना, अंडे का उत्पादन बंद होना, टांगों, पंजों, पिटलियों व पिन पॉइंट पर खून का जमा होना, पोस्टमार्टम करने पर सांस की नली व फेफड़ों में खून का जमा होना, गुर्दे पर कभी कभी यूरिक एसिड का जमाव भी देखा जाता है। किसान भाई वर्मी कंपोस्ट के लिए वर्मी बेड तैयार करें। किसानों को कीटनाशक, फफूंदनाशक आदि दवा का छिड़काव करते समय आवश्यक बताए गए उपायों को अपनाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव अस्तोली, जिला बूंदी से संजय कुमार ने। आप नवजात दुधारू पशुओं की देखरेख के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संजय कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग बात करेंगे कि अपने नवजात पशुओं के बच्चों का जो सर्दियों में कैसे रख रखाव करें और उसको मृत्यु दर को किस तरह से हम लोग कम कर सकें, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखा गया है कि पशुपालक दुधारू पशुओं की तो उचित देखभाल करते हैं, मगर बछड़े, बछड़ियों और छोटे पशुओं के प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते और उचित प्रबंधन के अभाव में बछड़े बछड़ियां मर जाते हैं। लेकिन इस व्यवसाय से लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आप ब्याने वाले पशु के साथ साथ बछड़े बछड़ियों की भी उचित देखभाल करें। तो सबसे पहले जो हम लोग जो शुरुआत इससे होती है, अगर बच्चा अगर हो गया है तो उसको हम लोग गर्म रखने के लिए व्यवस्था करते हैं। अगर बच्चा अभी देने वाली है तो सबसे पहले मादा को जो है वो हम लोग अलग घर में रखते हैं और वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत बढ़िया से करने के बाद, चूना करने के बाद वहाँ पर मादा को रखा जाता है, गर्भवती मादा को, और वहाँ पर उसका बिचाली बिछा दिया जाता है जिससे कि वो गर्म रखे। कमरा हवादार होनी चाहिए, हवा का पूरा वेंटिलेशन पूरी अच्छी तरह से होना चाहिए। और शाम के समय में जब अगर कमरा में है तो शाम के समय में उसको खिड़कियां में बोरा डालकर उसको ठंड से बचाव करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सुबह में जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें आती हैं तो वो बोरे से हटाकर सूर्य की किरणों को आना देना चाहिए। पशुओं के नवजात बछड़े बछड़ियों की नाभि अनेक रोगों के संक्रमण का कारण बन सकती है, इसलिए उसकी नाभि को 2 से 5 सेंटीमीटर छोड़कर धागे से बांधकर जीवाणु रहित कैंची या नए ब्लेड से काट देना चाहिए और उस कटे भाग पर टिंचर आयोडीन लगा देनी चाहिए। अगर खुले में रख रहे हैं तो उसको चारों तरफ से घेर कर, बोरा से घेर कर और नीचे बिचाली बिछा के रख लेना चाहिए। जब बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद में बच्चों को की व्यवस्था गर्म करने के लिए व्यवस्था रखनी चाहिए, जिसमें फिर से दूसरे बिचाली को बिछाना होगा और उस बिचाली को हर दिन बदलते हुए, क्योंकि वो गीला हो जाता है तो वो दोनों को बदलते हुए उसको हर दिन बदलना होगा।
ये तो हुआ कि वो व्यवस्था करने का, लेकिन सबसे अच्छा होता है बात है ये पशुपालकों को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे ही बच्चा हुआ उस समय ही उनको 2 घंटे के अंदर में माँ का दूध, जो पहला दूध होता है गाढ़ा दूध, वो पिला देना चाहिए, जिससे कि उनमें सभी रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। अब मात्रा जो है वो एक से 10वां भाग जो वजन है नवजात बच्चे का, उतना 10वां भाग मान लीजिए कि 10 किलो का 50 किलो का है तो 5 केजी तक ही दूध उसको हम लोग पिलाएंगे। अभी सर्दियों में नवजात में निमोनिया का बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो निमोनिया से बचाव के लिए हम लोग को हवादार मकान रहना चाहिए और शाम में गर्मी की व्यवस्था जिस तरह से भी कर लें। इलेक्ट्रिसिटी है तो हीटर से, कोयले का चूल्हा से, कुन्नी का चूल्हा से, किसी तरह से करके उसको गर्मी का व्यवस्था करना चाहिए। पानी जो है वो थोड़ा सुसुम पानी देना चाहिए। ठंडा मार के पानी देने से उसमें पानी पीने की कैपेसिटी बढ़ती है, तो पानी भी ज़्यादा पिएगा तो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, और अगर ठंडा पानी देंगे तो पानी कम पी पाता है और जिसके कारण और दूसरी बीमारियां बढ़ जाती हैं। माँ के दूध के साथ में कृमि का जो अंडा है और वो आ जाता है, उसमें माँ के साथ रहते हुए जो मादा के साथ में रहते हुए भी बहुत से कृमि उसमें पेट में आ जाते हैं। तो कृमि नाशक का दवा 21 दिन के शुरू में दिया जाता है। पिपराजीन यूज़ करते हैं या फेनबेंडाजोल यूज़ करते हैं, तो वो वज़न के अनुसार दिया जाता है। 150 ग्राम का फेनबेंडाजोल आता है, उसको 1 टैबलेट हम लोग देंगे और फिर 15 दिन के बाद फिर उसको रिपीट करेंगे और चौथे महीने में फिर से 1 बार देंगे, जिससे कि हम लोग को वो पशुओं के जो नवजात पशु हैं उनका मृत्यु दर को हम लोग कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।